नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर वर्मा और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा न्यूज़ एनालिसिस का सेशन होता है, जिसको मैंने कि न्यूज़ एंड शॉर्ट एनालिसिस रखा, एनएसए नाम दिया है। इसमें हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को बहुत ही संक्षेप में एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले, जैसे कि आपको पता ही है, आजकल चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है कि रसिया और यूक्रेन का वार अपने दूसरे साल में इंटर कर रहा है कल। तो इसलिए वो आर्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसको उठाया है। देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ये मेंशन किया गया है कि एक साल कंप्लीट होने तक क्या क्या हुआ और करंट सिचुएशन क्या क्या है, आगे क्या संभावनाएं हैं, युद्ध कब समाप्त होगा या और ही विकट रूप धारण करेगा। ठीक है, तो अभी जब ये सेकंड ईयर में अपने एंट्री कर रहा है, तो मॉस्को अर्थात रसिया ने 5 लाख सैनिक और उतारे हैं युद्ध मैदान में। 5 लाख ये हैं कि जो पिछले साल जब 24 फरवरी को इन्वेजन किया था रसिया ने, उसके डबल से भी ज़्यादा। तो समझा जा सकता है इसका क्या मतलब। इसका मतलब है कि अभी वॉर लंबा चलेगा और भी भीषण होने वाला है। ठीक है, दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका यूक्रेन को लगातार सपोर्ट दिए रहे हैं, फाइनेंशियली एंड मटेरियली, है ना, जिसमें कि उन्होंने उसकी मिलिट्री के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स भेजे, प्रिसीजन बॉम्ब्स भेजे, है ना, टैंक्स दिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए, जिसके कारण जो है पूरे एक साल तक यूक्रेन रसिया से लोहा लेने में सक्षम रहा, पूरी तरीके से डट के खड़ा रहा। अदरवाइज़ तो उसका लोहा तक, उसके लोहे में जंग लग जानी चाहिए थी, लोहा उसका ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के सपोर्ट से फाइनेंशियल एंड मिलिटरली वो अभी तक मैदान में टिका हुआ है। कभी कभी तो खींचातानी चली ही है, कहीं रसिया आगे बढ़ता है तो कहीं यूक्रेन। लेकिन एक चीज़ जो दोस्तों दोनों के लिए कॉमन है कि पूरे एक साल के इस युद्ध में दोनों को जान माल की काफ़ी हानि हुई है। और यूक्रेन को एक लेवल पे ज़्यादा हानि हुई, जबकि उसके ही मैदान पर ये युद्ध लड़ा जा रहा है ना। तो हज़ारों सैनिक और आम नागरिक, उनके साथ तमाम इकोनॉमिकल नुकसान हुए हैं, है ना। एग्रीकल्चर को जैसे पूरी दुनिया झेल ही रही है, वीट प्रोडक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होता था, है ना। तो उन सब चीज़ों का जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। और लेकिन इतना सब होने के बाद भी अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि ये युद्ध हाल फिलहाल में समाप्त होने वाला है। अभी एक सरप्राइज विजिट में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने यूक्रेन का एक सरप्राइज विजिट किया, जिससे रसिया को अच्छा नहीं लगा। और उसमें उन्होंने जो बाइडन ने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ये आश्वासन भी दिया कि अमेरिका उनके साथ है इस युद्ध में। तो इससे चिढ़कर पुतिन ने अपने यहाँ ये घोषणा करी अपने यहाँ कि हम जो एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है अमेरिका और रसिया के बीच में, उसको समाप्त कर रहे हैं और ये युद्ध और लंबा होने वाला है, सभी लोग इसके लिए रेडी रहें। ठीक है, तो ये एक इनका जो सरप्राइज विजिट था जो बाइडन का, वो एस्केलेट ही कर रहा है इस युद्ध को, कहीं भी किसी भी हिसाब से कम होने नहीं दे रहा। वेस्टर्न सपोर्ट ये जो यूक्रेन को रसिया के सामने लगातार खड़ा किया हुआ है। अब यहाँ से एक अगला सवाल उठता है कि ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या थी जिसको कि रसिया अमेरिका के साथ करता था, अब रद्द कर रहा है। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव के बीच में साइन हुई थी। इस ट्रीटी के अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था कि रसिया और यूएसए दोनों अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को अब और नहीं बढ़ाएंगे, है ना। जबकि ये सर्वविदित एक फैक्ट है कि रसिया और यूएसए ये दोनों के पास ही कुल मिला के पूरे विश्व का 90%
न्यूक्लियर हथियार है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रीटी थी। लेकिन अब जो उसको रसिया ने अपने आप को उसमें से वापस खींच लिया है कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये उनका अभी सरप्राइज विजिट, जो कि जेलेंस्की से बात करते हुए मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में मैंने बता ही दिया। एंड आप ये देख सकते हैं, ये मार्च में और दिसंबर में दो डिफरेंट टाइम पे यूक्रेन का मैप है। इसमें शुरू में तो रसिया ने बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर लिया था, लेकिन फिर बाद में कुछ हद तक कंट्रोल यूक्रेन ने अपनी ज़मीन पे किया। फिर भी रसिया का ही अपर हैंड है। हालांकि इतना कमज़ोर होते हुए भी अगर वो इतने साल तक डटा रहा, वही उसके लिए बहुत बड़ी बात रही। सपोर्ट पता ही है वेस्ट का पूरा था, है ना। हाउएवर डिस्पाइट द सेटबैक, इतना सारा नुकसान हुआ है ना, मेन एंड मटेरियल की, लैंड की, इसके बाद भी कोई भी पीछे हटता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना। तो ये वॉर और भी ज़्यादा लंबा चलने वाला है। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया का मतलब रसिया के खिलाफ यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया होता, नाटो देशों ने सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद युद्ध का कुछ ना कुछ परिणाम निकल गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आगे जिस तरीके की सिचुएशंस बन रही हैं, उसमें लग रहा है कि युद्ध और भयानक होगा। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या पता ये युद्ध नाटो कंट्रीज़ तक एक्सटेंड कर जाए। अगर रसिया और नाटो कंट्रीज़ में भी युद्ध हो सकता है, तो क्योंकि लंबा युद्ध होगा, फिर सीधी सी बात है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आने के चांसेस रहेंगे। इसे निगेट नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो फिर न्यूक्लियर वॉर हेड्स के यूज़ करने से भी मना नहीं किया जा सकता। और फिर ऐसे केसेस में ऑलरेडी जो पूरी दुनिया इससे प्रभावित थी बहुत बुरी तरीके से, आगे क्या हो सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी हालत में युद्ध समाप्त हो, विराम की स्थिति में आए, लेकिन वो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए सिर्फ दो ही सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब कोई युद्ध समाप्त होता है। सबसे पहला कि कोई एक कंट्री, कोई एक पक्ष जीत जाए पूरी तरीके से, या फिर पीस टेबल पर दोनों लोग आराम से बातचीत करके सुलझाएं, जैसा कि इंडिया सपोर्ट करता रहा हमेशा। तो वो जीतने हारने वाला केस तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। और हाँ, बातचीत करके जितनी जल्दी सुलझा ले आएँ उतना ही अच्छा है सबके लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ संसद रत्न अवार्ड 2023 13 MPs को मिलेगा, जिसमें से 5 राज्यसभा के रहेंगे और 8 लोकसभा के रहेंगे। ठीक है, तो ये 13 MP को ये संसद रत्न अवार्ड मिलने वाला है। इसमें से कुछ ये देख सकते हैं आप, डॉक्टर मनोज झा हैं, सुधीर रंजन चौधरी हैं, कुछ ऐसे खास नाम हैं। मैंने यहाँ पे एक स्लाइड ऐड किया है, उसमें आप देख सकते हैं। और हाँ, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल मैं जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में 2 पार्ट हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा। तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 552, जो कि डिसाइड की गई है। उसमें से 545 सीटों पर चुनाव हुआ करता था अब तक, लेकिन 2020 में 2 एंग्लो इंडियन जो सीटें थी उनको हटा दिया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 104वें संविधान संशोधन के थ्रू। 2 जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोग चुन के आते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था एक्चुअली, उनकी सीटों को रद्द कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अब 543 सीटें ही टोटल बची हैं। सवाल अगला ये बनना चाहिए कि जो 545 में से 7 सीटें, और कम थी 552 में से 545 सीटें ही चुनी जाती थी, तो 7 सीटें कहाँ जाती थी, 7 सीटें क्यों नहीं चुनी जाती थी? तो इसका सीधा सा कारण है कि वो जो 7 सीटें हैं वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो POK वाला एरिया है वहाँ के लिए आरक्षित हैं।
वहाँ के लिए रिजर्व है, लेकिन वहाँ पर हम लोग चुनाव करा नहीं पाते, इंडिया चुनाव नहीं करा पाता, इसलिए वो सीटें जो हैं वैकेंट ही रह जाती हैं, फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं। अच्छा, लोकसभा में तो अगर दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों का जो नॉमिनेशन उसको छोड़ दिया जाए तो टोटल सीटें बचती हैं 550, जिसमें से 530 सीटें हैं वो स्टेट के लिए है, स्टेट से चुन के आते हैं, और 20 सीटें जो है यूनियन टेरिटरीज़ के हिस्से में जाती हैं। रही बात अगर राज्यसभा की करें तो इसमें मैक्सिमम जो संख्या है सीटों की वो 250 हो सकती है, लेकिन करंटली 242 है ना। इसमें से 12 जो होते हैं, 12 एमपी वो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन कौन कौन से फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, LASS लॉस। लॉस मीन्स होता है लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है कि वनडे एग्जाम्स में, और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फील्ड से राज्यसभा में लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। तो उसको याद करने का तरीका यही है कि लॉस से लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस। लेकिन हम लॉस क्यों याद करें, कैसे पता कि हमें लॉस ही लगाना है नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए। तो इसका भी और एक कनेक्शन मैंने निकाला है। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो जनरली इलेक्शन फेस नहीं कर सकते, इलेक्शन में वो हार जाएंगे, अर्थात उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का जो लॉस होगा वो नॉमिनेटेड मेंबर के साथ जुड़ जाता है। तो वो लॉस और ये लॉस मिलके आप कनेक्ट कर सकते हैं कि लॉस मीन्स लिटरेचर, आर्ट, सोशल सर्विस एंड साइंस से जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2020 में आया था उसके थ्रू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 सीट्स को हटा दिया गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ SC और ST कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन था उसको भी 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, ये भी ठीक है। ये आर्टिकल 334 के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके आगे वाला एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 103rd, एंड उसके बाद वाला 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ और किस चीज़ के लिए हुआ ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अ क्लीन गैम्बल ऑन कार्बन ट्रेडिंग, राइट। कार्बन ट्रेडिंग के बारे में ये आर्टिकल है। इसमें भी इसका जो मेन क्रक्स है वो ये है कि कार्बन ट्रेडिंग इंडिया को इस तरीके से हेल्प करना चाहिए जिससे कि उसका फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम हो और क्लीनर एनर्जी टेक्निक एंड मशीनरी की तरफ हम ज़्यादा अग्रसर हो सके, तेज़ी से अग्रसर हो सकें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि एक है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके थ्रू पेरिस कन्वेंशन हुआ था 2021 में COP21 के अंतर्गत, एंड अभी पिछले साल ग्लासगो समिट हुआ था COP26, ठीक है। तो दोनों के एग्रीमेंट में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर है उसको हमें प्री इंडस्ट्रियल एरिया से 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट रखा गया है वो कब से रखा गया है, प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, ठीक है। लेकिन दोनों में ये जो टारगेट था ये बहुत कॉमन था। पेरिस वाले में ये भी कहा गया था कि हमें तो वैसे तो डिसाइड करना है कि 2 डिग्री से नीचे ही रहे, लेकिन हम और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि 1.5 डिग्री तक इसको लिमिट में रखें, ठीक है। और फिर लेकिन अगर आपको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिमिट में रखना है तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, ठीक है, 2010 में जितना इमिट होता था उस कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल का इमिशन 45% कम हो जाना चाहिए 2030 तक जाते जाते, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा टारगेट है उसके अंदर हम रह सकते हैं, और उसको फिर धीरे धीरे बढ़ा के 2050 तक कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को ज़ीरो करना है।
हम दूसरे तरीके से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया या अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको भी रिड्यूस करके हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। हालांकि जैसा प्रोग्रेस रहा है उसमें उस हिसाब से ऐसे कोई बहुत ही इनकरेजिंग रिजल्ट्स फ़िलहाल नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन टारगेट तो टारगेट है, रखा जाता है। जब लोग मीटिंग करते हैं, समिट में मिलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना जिसके जिसके लिए हम स्ट्राइव करें। पेरिस और ग्लासगो समिट के बाद ना जो ये कार्बन ट्रेडिंग का मार्केट हुआ, कार्बन मार्केट एक है, वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आया, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और काफ़ी ज़्यादा उसका महत्व हो गया। कार्बन ट्रेडिंग में होता है, कार्बन मार्केट में कार्बन क्रेडिट्स एंड इमिशन सर्टिफिकेट्स का ट्रेड होता है। ये एक ऐसा मार्केट है जिसमें कार्बन का ट्रेड होता है, कार्बन का आदान प्रदान होता है। अब इसमें अगला सवाल होना चाहिए कि कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ CO2 होता है जो कि जिसको कि ट्रेड किया जा सकता है। अगर आपने कम इमिट किया है, आपने सबको थोड़ा थोड़ा एक वो दिया जाता है, क्रेडिट दिया, कार्बन का क्रेडिट दिया जाता है कि इतना आप कार्बन इमिट कर सकते हैं। अगर आप उससे कम इमिट करते हैं तो उसको आप जो है स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही एक एक्सचेंज होता था कार्बन ट्रेडिंग का, उस पर जो है ट्रेड कर सकते हैं, उससे फ़ायदा होता था। अब इससे होगा क्या है ना, कार्बन ट्रेडिंग जो परफॉर्म की जाती है वो स्टॉक मार्केट की तरह ही एक एक्सचेंज हुआ करता है जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। अब ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है? ये मैकेनिज्म है वही कि ग्रीन हाउस गैसेस को हम किस तरीके से कम करें, क्लीनर इन्वायरमेंट रखें, जो कि खुद क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत बनाया गया था। क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत बनाया गया था। अब क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है? वो जो है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का प्रयास करता है और एक क्लीनर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने का प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का एक इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये अपने यूरोपियन यूनियन वाले कंट्रीज़ को डिसाइड करवाएंगे, बोलेंगे कि आपको एक सर्टेन लिमिट पे जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ को बोलना है कि इमिशन वहाँ तक लिमिट रखें। ठीक है, उसमें भी जो यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन का इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है ETS, इस पर भी कार्बन क्रेडिट को ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्चुअली ये एक राइट टू पोल्यूट का सिस्टम को बढ़ावा देता है। अर्थात अगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे एल्युमिनियम या स्टील की जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर वो कार्बन क्रेडिट के थ्रू कार्बन इमिशन परचेज कर सकती हैं तो ये तो एक तरीके से हो जाएगा कि राइट टू पोल्यूट एक हिसाब से होगा ना, उनको पोल्यूशन करने का अधिकार देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो कार्बन क्रेडिट्स को परचेज करेंगे तो उनकी जो इफ़िशियंसी होगी, उनका जो प्रोडक्शन का इफ़िशियंसी होगी इंडस्ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत आराम से बहुत मज़े से उसको खरीद पाएंगे। ठीक है, तो वो कोशिश करेंगे कुछ ग्रीनर टेक्नोलॉजीज़ है ना एंड मशीनरीज इन्वेंट करें और उसमें इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो उनका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो वायबल हो पाए, इफ़िशियंट हो पाए। ठीक है, और इन सारे मार्केट्स का जो कार्बन ट्रेडिंग के मार्केट्स हैं, इनका तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि रिन्यूएबल या ग्रीनर एनर्जी सोर्सेज में, ग्रीनर टेक्निक्स में जो है इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज किया जाए। क्योंकि कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू जो है आपका प्रोडक्शन इफ़िशियंट नहीं रहेगा, तो सीधी सी बात आप नई नई टेक्निक एंड मशीनरीज ऐसी इवॉल्व कराएंगे, ऐसी इन्वेंट करेंगे, ऐसा अपने इंडस्ट्रीज़ में लगाएंगे जिससे कि आपकी कार्बन की जो इमिशन है वो काफ़ी कम हो जाए और आप जो है मार्केट के कंपटीशन में सस्टेन कर पाएँ। अच्छा, इंडिया के टारगेट्स क्या क्या हैं इस ग्लासगो और पेरिस समिट में, कि जिससे कि हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टारगेट टेम्परेचर को कम रखने का,
उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो हमने भी कमिट किया है कि हम 45% 2005 के लेवल में 2005 के लेवल में जो इंडिया में कार्बन इमिशन था उसका 45% हम 2030 तक कम कर देंगे, है ना। अभी तक हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। इसके लिए हमने एक परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम भी लॉन्च किया था, है ना। इससे कुछ 3 से 5% का इमिशन कम हुआ है। हालांकि हमारा टारगेट 45 का जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ज़रूरी क्या है, इट वुड बी अ विक्ट्री ना, अगर हम जो अपने डोमेस्टिक फाइनेंस हैं और जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको थोड़ा एक्सेलरेट कर सकें। इससे क्या होगा कि कार्बन इमिशन कम होगा, नई मशीनरी, ग्रीनर मशीनरी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, तो हमारा जो परफॉर्मेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन वायबल हो पाएगा, ठीक है। थोड़े से और फैक्ट्स हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन सेक्टर वाइज तो कौन सा गैस सबसे ज़्यादा करता है। सबसे पहले तो है कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख सकते हैं 65%। इसमें फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जो इमिशन होता है वो 65% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को दूसरे सेक्टर में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस वाला वो 65% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है मेथेन 16% के साथ। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा जो फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज से आता है वो 11% है। नाइट्रस ऑक्साइड 6% एंड फ्लोराइड गैसेज जो हैं 2% है। तो गैसेस के थ्रू हम देख सकते हैं कौन गैस सबसे ज़्यादा जो है इमिट कर रही है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि पर कैपिटा कौन कंट्री सबसे ज़्यादा इमिट कर रही है कार्बन को। तो देखा जा सकता है कि चाइना का जैसे कि 28% है, वो सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरे नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट 15% के साथ। इंडिया यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। एक्चुअली ये पर कैपिटा नहीं है, सॉरी, ये ओवरऑल है, ठीक है। ओवरऑल जो इमिशन लेवल है, चाइना का 28% है, यूनाइटेड स्टेट का 15% है, इंडिया का 7%, फिर इसके बाद रसिया है 5%। पर कैपिटा में तो इंडिया कहीं आएगा ही नहीं, इंडिया चाइना दोनों बहुत ही पीछे रहेंगे। उसका भी हम देखेंगे अभी। देखिए, वेल्दी नेशंस लीड पर कैपिटा इमिशंस, इसमें सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब आगे हैं, है ना। लेकिन सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट नंबर 1 पे हैं एंड इंडिया इन सब में कहीं है ही नहीं। तो पर कैपिटा इमिशन में इंडिया बहुत पीछे है। कार्बन मार्केट से क्या क्या होगा ये सब तो मैं बता ही चुका हूँ, वैसे फिर पढ़ देता हूँ। हेल्प अचीव करंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट एमिशंस ना, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोकल रिलेवेंस होगा, इनेबल लीस्ट कॉस्ट इमिशन रिडक्शन, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी, आप स्लाइड्स में इसको देख सकते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के थ्रू एक सागर परिक्रमा फेज़ 3 लॉन्च किया गया है। ये एक्चुअली इसका 3rd फेज़ है। फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ आया था पिछले साल मार्च और सितंबर में, ठीक है। सागर परिक्रमा क्या चीज़ है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें फिशरमैन जो होते हैं एंड कोस्टल अथॉरिटीज़ जो होते हैं, बाकी जितने प्रोफेशनल्स, ऑफिशियल्स, अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में, उन सब के बीच में ये एक डील है, एक प्रोग्राम है, स्कीम है, जिसके थ्रू सामंजस्य में काम करने का, है ना, एक तरीका निकाला जाए, जिससे कि उनका जो सस्टेनेंस है, फिशरमैन्स का जो सस्टेनेंस है एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मरीन रिसोर्सेज है ना। मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, या फिर बॉर्डर क्रॉस कर ले जाते हैं श्रीलंका का, या सर क्रीक जो विवाद अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है, तो वहाँ सब क्या मछुआरे दूसरे देश में चले जाते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, फिर हम जो है उनके मछुआरों को पकड़ लेते हैं, ये सब चलता रहता है। तो उसके बारे में भी है, और किस तरीके से उनको सपोर्ट किया जाए, फिशरीज डिपार्टमेंट सोच रहा है कि उनको किस तरीके से फिशरमैन्स को और हम अच्छा सुविधाएं दे पाएँ,
एंड इंफॉर्मेशन दे पाएँ एक्चुअली, ना, टाइम टाइम से उनको अपडेट कर पाएँ। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में है ये जो सागर परिक्रमा फेज़ 3 फ्रॉम हजीरा पोर्ट इन गुजरात। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है कि इस बार का जो फेज़ 3 है ये सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट के लिए ही लॉन्च किया गया है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं ये फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये हैं आपके श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी सागर परिक्रमा फेज़ 3 लॉन्च करते हुए। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सूरत गुजरात, वसाई वर्सोवा महाराष्ट्र, इन दोनों स्टेट्स में सागर परिक्रमा 3 परफॉर्म किया जाएगा इस बार। ठीक है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के अंतर्गत आता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक इम्पोर्टेंट सवाल हो सकता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड्स 2022 ऑन हाई। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डेटा एक है जिसमें बताया कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो 2022 में रहा उसका हाल चाल, उसका माहौल अच्छा रहा। अभी आप ये देख सकते हैं मंथ वाइज, जो कि मैं नीचे भी दिखाऊंगा, है ना। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि नवंबर में, पिछले साल नवंबर में जो है ये जो इंडेक्स का डेटा था वो 55.7% से बढ़ के 57.8% हुआ था। और इसका जो बेस ईयर होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो बेस होता है वो 50 होता है। तो अगर 50 से ऊपर जा रहा है मतलब कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ना, एक्सपैंड कर रही है, वृद्धि हो रही है इकोनॉमी में। और अगर 50 से नीचे जा रहा है अर्थात कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इकोनॉमी सिकुड़ रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नवंबर में 55.7 था जो कि दिसंबर में बढ़ के 57.8 हुआ, तो एक्सपैंड ही हुआ है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है एंड ऑन हाई इन 2022। ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो मंथ ओवर मंथ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को मापता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ना, महीना दर महीना जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितना ग्रोथ हुआ, कितना चेंज हुआ, इकोनॉमी एक्सपेंड हुई या इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, इन सब चीज़ों के बारे में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स बताता है। प्रीलिम्स के लिए सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है या इसके थ्रू क्या क्या चीज़ें आप जान सकते हैं। अच्छा, इसके 5 इंडिकेटर्स हैं ना, 5 की इंडिकेटर्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसमें है न्यू ऑर्डर्स, इन्वेंट्री लेवल्स, प्रोडक्शन, सप्लायर डिलीवरीज, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए ये इंडेक्स अपना जो है रिपोर्ट देता है, जिससे डिसाइड होता है कि इकॉनमी एक्सपेंड कर रही है कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब देखिए 2022 में ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मैं जनवरी से लेके दिसंबर तक लगातार 50+ ही रहा है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो हाल अच्छा रहा 2022 में। अगली जो शॉर्ट न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया यूएई बिजनेस काउंसिल लॉन्च्ड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल बन सकता है कि बिजनेस काउंसिल अभी हाल ही में बायलैटरल ट्रेड को एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किसके बीच में हुआ, तो इंडिया और यूएई के बीच में। ठीक है, देख लेते हैं कि थोड़ा हमारा यूएई के साथ ट्रेड रिलेशन कैसा रहा है। ठीक है, तो जनरली हम वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, क्रूड ऑयल, यही सब मंगाते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में मंगाते हैं कि हमेशा इंडिया और यूएई का ट्रेड इंडिया के डेफिसिट में ही रहता है। अर्थात हम वहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ना हमारी क्रूड ऑयल पे। तो वही अभी जो कार्बन वाले आर्टिकल में हम देख रहे थे कि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम कर देते हैं तो देखिए ट्रेड में भी, इकोनॉमी में भी हमारा जो है फ़ायदा होगा कि ट्रेड डेफिसिट से ट्रेड सरप्लस में हम आ सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड अरब अमीरात को। टेक्सटाइल हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स, है ना, प्लास्टिक, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, लेदर एंड फुटवेयर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 12th विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में आयोजित किया गया। फिजी में 12वां
विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया। ये 1 लाइनर क्वेश्चन था, बस इतना ही। ठीक है, अगला आर्टिकल है फाइंडर। फाइंडर एक डिवाइस है जो नासा ने बनाया है हार्ट बीट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हार्ट बीट और रेस्पिरेशन डिटेक्ट करता है। मलबे वगैरह में दबे हुए, जैसे भूकंप आ गया या कुछ हो गया है ना, बिल्डिंग्स गिर गई उसमें, तो मलबे में दबे हुए 30 फीट तक नीचे तक ये जो है हार्ट बीट आपकी डिटेक्ट कर सकता है। इससे पता चलेगा कि कौन जिंदा है या वहाँ पे मर गए हैं लोग, जिंदा है तो उनको फिर ऊपर से डिटेक्ट करके निकाला जा सकता है। निकालने का इसका तरीका क्या है कि इसमें एक माइक्रोवेव रडार लगा होता है। ठीक है, ये आपका फाइंडर मशीन है। ये जो रडार जो होता है ये माइक्रोवेव भेजता है, फिर इसके बाद वहाँ से अगर कोई इंसान अंदर ज़िंदा है तो उसकी हार्ट बीट से जो रडार वापस आती है, जो वेव्स वापस आती हैं, मशीन उसको कैप्चर करती है, बताती है कि हाँ कोई किसी की हार्ट बीट चल रही है, कोई किसी की सांसें चल रही है। रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट दोनों ये कवर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है, फिर वहाँ पर जो है मलबे की खुदाई करके आदमी को निकाला जा सकता है। अगली खबर ये है श्री जवाहरलाल डड्डा, इनकी जन्म शताब्दी है 2023 में, है ना। ये जो हैं लोकमत न्यूज़पेपर के संस्थापक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और स्टेटमेंट रहे, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही इनके बारे में। एंड लास्ट आर्टिकल है नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट टू कम अप इन गोरखपुर इन हरियाणा। हरियाणा के गोरखपुर में एक नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट खुलने वाला है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज़ सेशन। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा ढेर सारी न्यूज़ से रूबरू होने का, थोड़ा एनालिसिस भी ठीक ठाक हुई होगी। तो जैसा भी हुआ होगा, मैंने 1-2 सवाल भी पूछे हैं, आप इसके बारे में कमेंट में बताएंगे भी, और सेशन कैसा लगा इसके बारे में बताइएगा। बाकी शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।